नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। श्री 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 जगन्माता राजराजेश्वरी मंदिर नैमिषारण्य की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सबका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश की इस धरती पर और खास तौर पर नैमिषारण्य की इस पावन धरा पर श्री श्री राजराजेश्वरी मंदिर के इस भव्य धार्मिक आयोजन में हमें सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए पूज्य स्वामी षणमुखानंद पुरी जी महाराज और तोमर जी और अन्य पूज्य संतों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करते हुए उनका इस पूरे आयोजन के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। नैमिषारण्य की महिमा अपरंपार है। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों ने बड़ी श्रद्धा भाव के साथ इस पावन तीर्थ की महिमा का गान किया है और हमारे यहां जो सबसे विख्यात ग्रंथ है संत तुलसीदास जी का रामचरितमानस, उन्होंने कहा है कि तीरथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। यानी नैमिषारण्य की महिमा का गान तुलसीदास जी ने भी इन पवित्र शब्दों से करते हुए इसकी महिमा का गान किया है। सूत जी ने इसी स्थल पर हजारों वर्ष पहले 18 पुराणों को शौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। भगवान वेदव्यास की नेतृत्व में, उनके सानिध्य में हजारों ऋषियों ने यहां साधना की थी। यहां की व्यासपीठ इसके लिए विख्यात है। 88,000 ऋषियों ने इसी स्थल पर, इसी क्षेत्र में साधना करके भारत की ज्ञान विज्ञान की पूरी धरोहर को वैदिक ज्ञान के रूप में लिपिबद्ध करके हम सबको उपलब्ध करवाया था। एक विरासत के रूप में हम सबको दिया था। देवासुर संग्राम में महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थिदान यहीं पर किया था, इसी स्थल पर किया था। और सती के अलग अलग अंग जिस स्थल पर गिरे थे, जीवा का भाग ललिता देवी के रूप में इसी स्थल पर गिरा था। शक्तिपीठ मां ललिता देवी का पावन धाम भी यहीं पे है, चक्र तीर्थ यहीं पे है। यानी अपरंपार महिमा है इस स्थल की। आज इस कड़ी को जोड़ते हुए एक बहुत दिव्य संत पूज्य स्वामी षणमुखानंद पुरी जी महाराज ने यहां पे राजराजेश्वरी मंदिर और आश्रम की स्थापना करके इस कड़ी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य किया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धार्मिक आयोजन हम सबको सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। हमारा शास्त्र तो यह कहता है कि धर्मेण हीना पशु भी समाना। यानी धर्म से हीन जो व्यक्ति है उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। धर्म केवल उपासना विधि नहीं है। धर्म जो हमको अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। धर्म वह एक शाश्वत व्यवस्था है, जिस शाश्वत व्यवस्था के माध्यम से हम लोग अनुशासन का पाठ पढ़ते हैं, सदाचार का पाठ पढ़ते हैं, कर्तव्य का पाठ पढ़ते हैं। इनसे जुड़े हुए जो नैतिक मूल्य हैं, कर्तव्य से, सदाचार से जुड़े हुए जो मूल्य हैं, इनका जो समन्वय है वही वास्तव में धर्म है, जो हमेशा शाश्वत रहता है। पंथ और संप्रदाय आएंगे जाएंगे, उपासना विधियां आएंगी जाएंगी, लेकिन धर्म हमेशा शाश्वत रहता है, सनातन रहता है। इसलिए हम कहते हैं सनातन धर्म
इस सृष्टि का धर्म है, मानवता का धर्म है। जब तक सनातन धर्म है, विश्व मानवता की कल्याण का मार्ग वह प्रशस्त करता रहेगा। अगर सनातन धर्म पर खतरा आएगा तो विश्व मानवता पर खतरा आएगा। इसलिए विश्व मानवता को बचाना है तो सनातन धर्म को बचाना होगा। और सनातन धर्म का मूल यज्ञ है, ये ऋषि मुनियों की साधना है, जो साधना कई वर्षों तक पवित्र नर्मदा नदी के तट पर साधनारत रह करके पूज्य स्वामी षणमुखानंद पुरी जी महाराज ने साधना की, उस साधना का प्रसाद सिद्धि के रूप में आज राजराजेश्वरी आश्रम और मंदिर के रूप में हम सबके सामने यहां पर इस रूप में देखने को मिल रहा है। यानी एक नई कड़ी और एक नई मणि इस नेमिस क्षेत्र में जुड़ने जा रहा है, राजराजेश्वरी मंदिर और आश्रम के रूप में। ये देश की व्यवस्था को, समाज की व्यवस्था को, लोक की व्यवस्था को ऊर्ध्वगामी करने के लिए, लोकाचार की ओर ले जाने के लिए, लोक कल्याण के पथ पर उन्मुख करने के लिए जिस देवी का हम अनुष्ठान करते हैं वह प्रांबा जगदंबा राजराजेश्वरी है, जो सबको नियंत्रित करके सन्मार्ग पर ले चलने की प्रेरणा प्रदान करती है। और उनकी स्थापना का कार्य इस नेमिस क्षेत्र में हुआ है। आप सब जानते हैं, नेमिस तीर्थ के महात्म को ध्यान में रख करके ही सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। खासतौर पर इसको एक तीर्थ के रूप में विकसित करने की कार्रवाई आज चल रही युद्ध स्तर पर कार्य हमारा प्रारंभ हुआ है। और ये तो हमारा सौभाग्य है, भारत की इस विरासत को एक नया स्वरूप प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य देश के अंदर प्रारंभ हुए हैं, अद्भुत है। काशी में महाकाल, काशी में काशी विश्वनाथ धाम को जिस रूप में एक भव्य स्वरूप दिया गया है। आज से 4 साल 5 साल पहले काशी में कोई जाता था, संकरी गलियों में जाने के लिए मजबूर होता था। आज एक भव्य धाम आपके पास है। महाकाल में जाएंगे उज्जैन में तो महाकाल का महालोक आपको देखने को मिलेगा, एक भव्य स्वरूप वहां पे देखने को मिलेगा। ऐसे ही उत्तराखंड में केदारपुरी में और बद्रीनाथ धाम में आप जाएंगे, वहां पर भी पुनरुद्धार का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और अयोध्या के लिए तो कहना ही क्या है, अयोध्या में 5 सदी के बाद यह अवसर आया है जब कोटि कोटि सनातन धर्मावलंबियों की आस्था को संबल प्रदान हुआ है। भगवान राम की जो मर्यादा थी, उस मर्यादा का पालन करते हुए, न्यायालय के फैसले का पालन करते हुए भारतवासियों ने जिस संयम का परिचय दिया, वह दुनिया के लिए अनोखा उदाहरण है। और आज वे दर्जनों पीढ़ियां जिनके मन में अभिलाषा थी कि हम भी रामलला के दर्शन करेंगे, रामलला को विराजमान हुआ देखेंगे, अधूरी आशा के साथ वे चले गए, साकेत धाम में प्रवेश कर गए, लीन हो गए, वे देख नहीं पाए। लेकिन हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हमने रामलला को विराजमान होते हुए देखा है, फिर से अयोध्या धाम में विराजमान होते हुए देखा है। यह हमारा सौभाग्य है कि अयोध्या के दिव्य दीपोत्सव के आयोजन के साथ हम सब सक्रिय रूप से सहभागी बनने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। और ये सभी कुछ न कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं। इन अच्छे कार्यों से हम सबको भी प्रेरणा लेनी चाहिए, हम सब भी इस कार्य के साथ सहभागी बने। इन धार्मिक आयोजनों के साथ साथ समाज के निर्माण के लिए, लोक कल्याण के लिए हम भी आगे आकर कार्य करें। समाज और सरकार जब मिलकर के एक साथ आगे बढ़ती है तो उसकी प्रोग्रेस जो होती है कई गुना बढ़ जाती है, तो परिणाम आते हैं कई गुना बढ़ जाते हैं। जब एकांगी होता है तो अधूरा रह जाता है। केवल समाज ही नहीं, सरकार भी सहयोग करे, केवल सरकार ही नहीं, समाज भी साथ साथ चले। ये सब मिलकर के जब करेंगे तो कई गुना उसका लाभ मिल जाता है। और आज उसका परिणाम हम सबको यहां पर देखने को मिल रहा है। नैमिषारण्य अपने पुरातन वैभव को प्राप्त हो,
इसका जो स्वरूप है वो उसी रूप में फिर से प्राप्त हो सके। वह धर्म के हित में तो है ही, लेकिन अर्थ के हित में भी है। अगर यहां का पुरातन वैभव पुनर्स्थापित हो जाता है, पुराना स्वरूप, पुरातन स्वरूप फिर से यहां पर स्थापित होता है, हजारों लोगों को रोजगार की सुविधाएं यहां प्राप्त हो जाएंगी। स्थानीय नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार कहीं और नहीं। हम अयोध्या में देख रहे थे, अयोध्या में पहले ही सप्ताह में जब मुझे 2-3 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद, जो लोग उस समय कुछ लोग विरोध करते थे, जैसे कोई अच्छा कार्य होता है, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि हमेशा और नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। तो जब हम लोग गए, फिर मैंने पूछा, हमने कहा आप कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा अच्छा लग रहा है। हमने वहां के व्यापारियों से पूछा कितना कुछ लाभ भी हो रहा है यहां से कि केवल लोगों की भीड़ आ रही है? उन्होंने कहा साहब हमारा बिजनेस एक सप्ताह में ही 30 गुना बढ़ गया है। अब आप अनुमान कर लीजिए। तो यही होता है, जब अच्छा कार्य होता है तो समाज का हर तबका उससे लाभान्वित होता है। यज्ञ भी होता है तो यज्ञ में हर तबका लाभान्वित होता है, एक राजमिस्त्री से लेकर के, एक श्रमिक से लेकर के एक यज्ञाचार्य तक, हर एक को पुण्य प्राप्त होता है और उस पुण्य के साथ हम सब भी सहभागी बन सकें। इसलिए राष्ट्र निर्माण की जो प्रवर्तमान अभियान है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम देश के अंदर चल रहे हैं, उसका उद्देश्य एक ही है, हम सब के लिए जाति, पंथ, वेशभूषा, खान पान, इन सब से ऊपर उठ करके हम सब अपने देश के बारे में सोचें। मैं धार्मिक इसलिए हूं क्योंकि मुझे देश के लिए कार्य करना है, क्योंकि देश हमारे लिए पहले है और इस देश से हम सब और माननीय एसपी सिंह बघेल ने रायबरेली के अधिकारियों को संबोधित किया है। 25 फरवरी को एम्स रायबरेली के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा होने जा रहे लोकार्पण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल उपस्थित रहेंगे। इस दौरान तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। और रेडियो संचालक अमीन सयानी के दुखद निधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि ये जानकर बहुत दुख हुआ कि रेडियो की आवाज अमीन सयानी जी अब नहीं रहे। सयानी जी अपने पीछे एक खालीपन छोड़ गए हैं जिसे भरना मुश्किल होगा। उनकी स्वर्णिम विरासत उन्हें अमर बनाती है। उनके निकट और प्रियजनों और लाखों प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। आईसीएमआर के द्वारा आयोजित रीजनल कंसल्टेटिव वर्कशॉप ऑन रिसर्च प्रायोरिटी फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर फॉर नॉर्थ ईस्ट में यहाँ उपस्थित मेरे साथी मंत्री डॉक्टर भारती बेन, डॉक्टर बहल साहब, अनुजी, अशोक, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने
स्वस्थ भारत, विकसित भारत का स्वप्न देखा है, जिसमें सरकार का यह प्रयास है कि देश के प्रत्येक नागरिक को समय पर गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधा मिले। स्वास्थ्य सुविधाएं और दवाइयां आसानी से एफोर्डेबल, एक्सेसिबल और अवेलेबल बने। स्वास्थ्य सुविधाएं सभी ज्योग्राफिकल एरिया में स्प्रेड हो और बैलेंस्ड अवेलेबिलिटी हो। स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में अमीर गरीब के भेद के बिना और एक समान तरीके से सभी को स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित हो। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए सरकार ने पॉलिसी और कई सारी योजनाओं के साथ काम किया है, जिसके कारण भारत ने एक ऐसा हेल्थ मॉडल तैयार है जो सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय की भावना को सार्थक करता है। आज 60 करोड़ लोगों को इन हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देने के लिए आयुष्मान कार्ड दिया गया, जिसके तहत सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त पारिवारिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आज काफी सारे उदाहरण हैं, जैसे कि किसी कंपनी का मालिक जिस अस्पताल में ट्रीटमेंट करा रहा है, उसी में अब उस कंपनी का मजदूर भी आयुष्मान कार्ड के जरिए अपनी ट्रीटमेंट करता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में यह अमीरी और गरीबी का भेद मिटाने वाली योजना है। 11,000 जन औषधि केंद्र खोले गए, जहां पर 50 to 80% सस्ती दवाएं मिलती है। 1,17,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिन्हें भारत के लोगों का हेल्थ गेट कीपर माना जाता है। 48 BSL लैब से पूरा हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम और वन हेल्थ इनिशिएटिव लागू किया जा रहा है। आभा कार्ड, टीबी मुक्त भारत, प्रधानमंत्री सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत, मिशन इंद्रधनुष, कोविड के 220 करोड़ मुफ्त टीके लगाए गए। आयुष्मान भव कैंप के जरिए 20 करोड़ से अधिक को उनके घर पर पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया गया है। पिछले 10 वर्षों में 7M से बढ़कर 23M हो चुकी है। पिछले 10 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है। पिछले 10 वर्षों में यूजी और पीजी सीटों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो चुकी है। पिछले 10 वर्षों में हेल्थ सेक्टर का बजट 2.5 गुना बढ़ा है। इन सभी प्रयासों से जो परिणाम मिले हैं, उसमें से हाल ही में आई नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के लगभग 25 करोड़ से अधिक लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। यह परिणाम दिखाता है कि सरकार ने क्या काम किया है। सरकार के प्रयासों से देश में करीब 22 लाख से अधिक किडनी मरीजों को फ्री डायलिसिस सर्विस मिली है। अगर यह सुविधा लोगों को नहीं मिलती तो मरीज का एक वर्ष में 1.25 लाख रुपए का खर्च आता। देश के लगभग 6 करोड़ लोगों को पीएमजे के जरिए मुफ्त ट्रीटमेंट मिली है। अगर वह अपने खर्चे से ट्रीटमेंट कराते तो लगभग 1.28 लाख यानी कि 128 करोड़ रुपए का उसका जेब से खर्च जाता। जन औषधि स्टोर से दवाई खरीदने से देश के मरीजों को लगभग 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। स्टेंट, नी इम्प्लांट्स और कैंसर की दवाई पर
प्राइस कैप लगाने से देश के मरीजों को सालाना लगभग 27,000 करोड़ रुपए की बचत आज हो रही है। सरकार के प्रयासों से नागरिकों का कुल स्वास्थ्य खर्च में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 62.6% था, जो कम होकर आज 47.1% हुआ है, जिससे देश के लोगों की 2014-15 से 2020 के दौरान लगभग 3.54 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। ये फिगर कम नहीं है। 10 साल में 3.5 लाख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रीस के पीएम मित्सोटाकिस के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। साथियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री मित्सोताकिस और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले वर्ष मेरी ग्रीस यात्रा के बाद उनकी यह भारत यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत होती स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का संकेत है। और 16 वर्षों के बाद, इतना बड़ा अंतराल के बाद, ग्रीस के प्रधानमंत्री का भारत आना अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर है। फ्रेंड्स, हमारी आज की चर्चाएं बहुत ही सार्थक और उपयोगी रही। यह प्रसन्नता का विषय है कि हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। हमने अपने सहयोग को नई ऊर्जा और दिशा देने के लिए कई नए अवसरों की पहचान की। कृषि के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच करीबी सहयोग की संभावनाएं अनेक है और मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष इस क्षेत्र में किए गए समझौते के कार्यान्वयन के लिए दोनों पक्ष कदम उठा रहे हैं। हमने फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और स्पेस जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। हमने दोनों देशों के स्टार्टअप्स को भी आपस में जोड़ने पर चर्चा की। शिपिंग और कनेक्टिविटी दोनों देशों के लिए उच्च प्राथमिकता के विषय हैं। हमने इन क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। फ्रेंड्स, डिफेंस और सिक्योरिटी में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। इस क्षेत्र में वर्किंग ग्रुप के गठन से हम डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसी। और ग्रीस के प्रधानमंत्री के भारत दौरे पर प्रेस ब्रीफिंग की गई है विदेश सचिव द्वारा। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। With the direction being positive and comprehensive. With regard to the investments reference by the Greek Prime Minister, a significant Indian business presence is already there in Greece. So whether you take the field of pharmaceuticals, or you take the field of chemicals, or you take the field of infrastructure, these are the areas in which Indian companies already have a strong economic presence in Greece. The two leaders, and that is perhaps also the intent behind the strong business delegation accompanying the Greek Prime Minister, the two leaders identified new areas in which this economic presence could be built. I mentioned. और उत्तर प्रदेश की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।